क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हाथरस गैंग रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट हाथरस में पीड़िता के गांव में मौजूद है। इनके साथ सीएफएसएल की टीम भी है। डीएसपी सीमा पाहूजा की अगुवाई वाली सीबीआई टीम पीड़िता के गांव पहुंची है और गांव के लोगों से बात कर सकती है। सीबीआई टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट कर जरूरी सबूत जमा कर रही है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सीबीआई टीम पहले पीड़िता के भाई फिर मां को मौके पर लेकर गई। वहीं आज ही पीड़िता के पिता और मां की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, जिसके बाद पीड़िता की मां को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से लौटने के बाद उन्हें मौके पर ले जाया गया। हाथरस के सीएमओ ने पीड़िता के पिता की तबीयत के बारे में बताया। उन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। सीएमओ क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनवाते हैं आपको। हाँ, सूचना मिली है कि लड़की के पिता को कुछ बीमार है, तो हमारी टीम गई थी, तो बता रहे हैं ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ हाई है, कुछ और भी तकलीफ बता रहे हैं। तो क्या इलाज के लिए आप लोग क्या नहीं, इलाज के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन ये चूंकि अस्पताल जिला चिकित्सालय संभव है और वहीं विशेषज्ञ चिकित्सक भी होते हैं, तरह तरह की मतलब सुविधाएं होती हैं, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है, तो मैं वहां जा रहा हूं। बाकी अगर वो कहते हैं दिक्कत होगी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन इसके पूर्व में कहा गया था कोरोना जांच के लिए, तो टीम कोरोना जांच के लिए तैयार नहीं हुई। अच्छा, अभी आप जा रहे हैं गाँव? अभी हम जा रहे हैं, जरा उससे बात करते हैं। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, दो छोटे छोटे सवाल थे आपके लिए। पहला, सीएमओ तो कह रहे हैं कि तबीयत ठीक है, अगर आप बता पाएं कि मां और पिता की हालत कैसी है, और दूसरा, क्या कुछ हुआ है सीबीआई टीम के वहां पहुंचने के बाद? देखिए, विक्टिम की जो मां और उनके पिता हैं, दोनों के ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ गया था। मां का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया था। तो आप देखें कि ये सामने जो एम्बुलेंस खड़ी है, इसी एम्बुलेंस से विक्टिम की मां को अस्पताल ले गए थे, लेकिन लौटते वक्त सीबीआई ने ये एम्बुलेंस यहीं पर रोक ली है और विक्टिम की मां को भी एम्बुलेंस से उतार लिया है। और जहां पर वो क्राइम सीन है, जो सामने खेत है बाजरे का, वहां पर सीबीआई की टीम उनको भी लेकर गई है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले जो विक्टिम का बड़ा भाई है, उसको सीबीआई की टीम क्राइम सीन पर ले गई थी और उससे भी लगातार पूछताछ करके पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई की टीम यहाँ सुबह 11:30 बजे पहुंच गई थी और करीब 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। 3 घंटे से लगातार सीबीआई की टीम क्राइम स्पॉट पर है, क्राइम सीन पर है और पूरे वारदात की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अभी सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर 14 सितंबर को सुबह 9:30 बजे यहाँ क्या हुआ था, विक्टिम का गला कैसे दबाया गया, उस वक्त यहाँ कितने लोग थे, क्या कुछ हुआ होगा, ये सारी जानकारी पीड़िता की माँ, उसके भाई और अलग अलग लोगों से पूछताछ करके ली जा रही है। पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सीबीआई गांव के लोगों से पूछताछ कर सकती है। पीड़िता के परिवार से उनका अलग से बयान दर्ज करेगी और आरोपियों के परिवार से बयान दर्ज किया जाएगा। अगर कोई चश्मदीद मिलता है इस घटना का, तो उसका भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये सारी जो जांच है, ये क्राइम सीन को देखने के बाद, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद होगा। इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस हैं, तकनीकी सबूत हैं, उनको भी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मोबाइल के कॉल डिटेल्स, मोबाइल की लोकेशन, जब ये घटना हुई तो आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी, वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे, ये सारी जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। सीबीआई ने पहले ही इस मामले में जितने भी एविडेंस हैं वो हाथरस पुलिस से ले लिए हैं। शुक्रिया मुकेश, इस पूरी जानकारी के लिए आप नजर रखें, हम आपके पास लौटते रहेंगे। हाथरस केस में पीएफआई लिंक मामले में आज ईडी की टीम मथुरा जेल पहुंची। ईडी की लखनऊ यूनिट मथुरा जेल में बंद पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ करने वाली है। बताया जा रहा है यह पूछताछ हाथरस केस में दंगे के लिए इस्तेमाल फंडिंग के बारे में होनी है। कुछ दिन पहले हाथरस केस में मथुरा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन्हें पीएफआई का सदस्य बताया था। तो यहां आपको बता दें कि आरोप यह लगा है इन लोगों पर कि फंडिंग जमा कर रहे थे और वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे। यूपी के गोंडा जिले में 3 अनुसूचित जाति की नाबालिग बहनों पर तेजाब फेंका गया। इन तीनों का इलाज गोंडा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बड़ी बहन की उम्र 17 साल है, जो करीब 30%, जबकि 2 छोटी बहनें 20% या उससे कम झुलसी हैं। घटना देर रात की है, जब तीनों बहनें एक कमरे में सो रही थी, तभी किसी शख्स ने उन पर तेजाब फेंक दिया। लड़कियों की चीख सुनकर उनके पिता वहां पहुंचे। फिलहाल पुलिस की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर छानबीन कर रही है। जिले के एसपी ने बताया कि घर वालों को किसी पर शक नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी जानने वाले का हाथ हो सकता है।
कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, अगर यूपी का जिक्र करें तो हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई बुरी खबर वहां से नहीं आती। अब इन 3 सगी बहनों पर कोई तेजाब फेंक गया और अब तक नहीं पता कि वजह क्या थी, वो शख्स कौन था। जी हाँ, ये तीनों बहनें एक ही कमरे में ऊपर की मंजिल पे सो रही थीं और तेजाब फेंकने वाला जो है वो घर के बाहर से किसी पाइप से या कुछ जिस तरह से भी वो छत के ऊपर चढ़ा, ऐसा बताया जाता है, और छत से घर के अंदर आया ऊपर की मंजिल में और इनके कमरे में दाखिल होके इन लोगों के ऊपर तेजाब फेंका। जब बच्चियां चीखी हैं और घर वाले जाग गए तब तक वो भाग चुका था। और घर के लोग, पुलिस कह रही है कि वो खुद ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, उनकी किससे रंजिश है, लेकिन कोई रंजिश जरूर होगी क्योंकि ये सड़क चलते हुए छेड़खानी का मामला नहीं है। अगर कोई रात के 1:30 या 2 बजे रात को प्लान करके बाहर से पाइप के जरिए या बांस बल्ली सीढ़ी कुछ लगा करके छत पे चढ़ता है, घर में एंटर होता है, कमरे में जाके तेजाब फेंकता है, तो इसका मतलब कि कुछ उसकी नफरत परिवार से, बच्चियों से, कोई ऐसा मुद्दा जरूर होगा। तो घर के लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनके रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से और घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड है और वो कोशिश कर रहे हैं घटना की वजह पता करने के लिए। इसलिए उनका कहना है कि ये कोई जानने वाला है जिसकी ये हरकत है, क्योंकि सड़क चलते ऐसे कोई वारदात नहीं हुई है। शुक्रिया कमाल। लेकिन अगर हम यूपी के कानून व्यवस्था की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ उस पर उठ रहे सवाल और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां हुई वकील से मारपीट। टीआरपी घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस को शक है कि इस मामले में विज्ञापन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का खेल भी खेला जा रहा था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शक के दायरे में आए चैनल ने उसे मिले सारे विज्ञापन दिखाए हैं या नहीं, और अगर नहीं दिखाए तो उस रकम का क्या हुआ। इस बीच कल मुंबई पुलिस ने इस मामले में 5वें आरोपी विनय तिवारी को मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि पहले से गिरफ्तार 4 आरोपियों को किलाकोट ने आज 16 तारीख के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, अगर देखें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो बड़े नाम नहीं है, कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं, पुलिस उन तक कब पहुंच रही है? जी बिल्कुल शारिक, अभी जो गिरफ्तारी हुई है 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें 2 जो हैं वो हंसा एजेंसी से पहले जुड़े रहे हैं और जो हाउस होल्ड थे उन्हें पैसे पहुंचाया करते थे ये, और 2 नाम जरूर हैं लेकिन वो छोटे चैनलों के, एक फक्त मराठी के मालिक हैं और दूसरे जो है कि बॉक्स सिनेमा के हैं। लेकिन जो तीसरा बड़ा नाम है उस तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। उनका कहना है कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, अभी सीईओ, सीएफओ और सभी को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, अकाउंट की भी जांच हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका घनश्याम सिंह जो डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं उन्हें भी बुलाया गया है रिपब्लिक को, और ये सब जांच के बाद जिस तरह से ट्रेड निकलता है उसके उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी उन्होंने। लेकिन एक बात और है कि इस पूरे मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी देखा जा रहा है कि क्या कहीं, क्योंकि जो रिपब्लिक टीवी है उन्होंने बताया कि उनकी आय का पूरा जरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन है, तो उनका इस तरफ से कहना है कि जो जितने विज्ञापन मिले क्या उन सभी को दिखाया गया या नहीं दिखाया गया, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इसीलिए फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी एक टेंडर निकाल दिया गया है और साथ ही जो ईओडब्ल्यू है, आर्थिक अपराध शाखा जो जांच करती है, आर्थिक मामलों की जानकार है, उसकी भी मदद ली जा रही है ताकि इस पूरे मामले की समग्रता से जांच हो सके। और ये भी कहना है कि इसमें और भी कुछ नाम है चैनलों के जो कि विशाल भंडारी जो आरोपी है उसकी डायरी से निकला है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। तो आगे चल के शायद कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है बड़े लोगों की, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 गिरफ्तारी हुई हैं और आज जो 4 को पेश किया गया उनको 16 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी इसलिए दी गई है कि जो 5वां आरोपी गिरफ्तार है विनय तिवारी, वो जब यहाँ पर लाया जाएगा तो उसके साथ आमने सामने बिठा के सभी को इंट्रोगेशन किया जा सकता है ताकि और भी कुछ जानकारियां मिल सके पुलिस को। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए।
बॉलीवुड के संगठनों और निर्माताओं ने मुंबई दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। इस याचिका में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ पर बॉलीवुड से जुड़े लोगों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां की गई। उन्हें गंदगी और ड्रग्स लेने वाला तक कहा गया। याचिका में रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ के राहुल शिवशंकर और नविका कुमार का नाम है। याचिका दायर करने वालों में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और फरहान अख्तर जैसे अभिनेता और डायरेक्टर्स शामिल हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई से अपनी बिल्डिंग में रहने वाली एक पड़ोसी महिला की शिकायत की। रिया ने लिखित शिकायत में कहा है कि पड़ोसी महिला ने झूठा बयान देकर जांच को भटकाने की कोशिश की। पड़ोसी ने मीडिया में बयान दिया था कि 13 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत रिया को छोड़ने उसकी बिल्डिंग तक आए थे। रिया ने लिखा, झूठी और बेबुनियाद कहानी बनाने के लिए पड़ोसी को कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए। पड़ोसी महिला ने 13 जून को लेकर बयान दिया था। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत की मौत हो गई थी। जबलपुर में आधारतला थाना क्षेत्र में एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया। यह मामला शोभापुर इलाके का है, जहां एक ऑटो ड्राइवर ने एक स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवती ने फोन करके अपने रिश्तेदारों को बुलाया। इन लोगों ने यहां पहुंचकर ऑटो चालक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इसके बाद ऑटो चालक बेहोश हो गया। इस पूरी घटना के दौरान मौके पर भीड़ थी, लेकिन किसी ने पिटाई कर रहे लोगों को नहीं रोका। अब पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की है। पिटाई करने वाले लोगों के साथ साथ ऑटो ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों में अभिषेक नाम के एक शख्स पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं घायल ऑटो ड्राइवर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहले ऑटो से कुछ महिलाओं का एक्सीडेंट हुआ, फिर जो पीड़ित पक्ष है उसने अपने कुछ परिजनों को बुलाया। उनमें से 2 जो आए थे, फिर उन्होंने फिर ऑटो वाला जो व्यक्ति है, जो चालक है, उसकी पिटाई की है। ऑटो चालक ने चूंकि एक्सीडेंट किया, उसके विरुद्ध एक्सीडेंट का मुकदमा कायम है। चूंकि इनके द्वारा पिटाई की गई है, इनके विरुद्ध भी FIR हो गई है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अच्छे से मतलब पूरा जो विधिवत कार्रवाई होगी। हरियाणा के हिसार से कुछ दिन पहले एक हैरान करने वाली साजिश का खुलासा हुआ। एक शख्स ने खुद की मौत की साजिश रची और यह सब हुआ 1.5 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए। इसके बाद पुलिस ने इस शख्स को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया। राम मेहर नाम के इस व्यापारी ने पूछताछ में बताया कि उसने इंश्योरेंस के लिए इस वजह से वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसने अपने गांव के एक शख्स को मारकर कार में जला दिया और अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दिया। पुलिस ने इस केस में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो राम मेहर की दोस्त है। इस महिला ने राम मेहर की सारी प्लानिंग के बारे में पुलिस को बताया। हिसार के बाल सुधार गृह से 17 बाल अपराधी 3 स्टाफ को घायल कर फरार हो गए। पुलिस ने इनको पकड़ने का अभियान चलाया है। फिलहाल 2 को जिले की सीमा से पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बाकी आरोपी जिले में ही कहीं छुपे हो सकते हैं। किसानों से आग्रह किया गया है कि वो अपने खेतों में लगी फसल में सर्च अभियान चलाएं। आशंका है कुछ इन खेतों में भी छुपे हो सकते हैं। लोगों को भी आगाह किया गया कि वो अनजान लोगों को अपने वाहन में लिफ्ट ना दें। ज्यादातर आरोपी 16 से 17 साल के हैं और वो ज्यादातर झज्जर और रोहतक के बताए जा रहे हैं। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी भी ऐसे झगड़ा करके के लिए और अपने मुलाजमों के चोट वगैरह मार के ऑब्जर्वेशन होम से भाग गए, तो हम मौके पे आए और हमने अपनी टीमें सारी लगा दी थी सर्चिंग के लिए। इसमें 3 मुलाजिम घायल हुए। रोहतक साइड के हैं, अभी सारे से मतलब के टोटल पता करेंगे। तो अभी हमने FIR लॉन्च कर दी, तभी इन्वेस्टिगेशन। आगरा में बच्चों के बीच की एक छोटी सी लड़ाई ने विकराल रूप ले लिया और एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल आसपास रह रहे 2 परिवारों के बच्चों की लड़ाई इतनी बढ़ी कि उनमें से एक परिवार ने दूसरे के खिलाफ दलित एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसको लेकर इलाके में पंचायत भी बैठी ताकि कुछ समझौता हो सके, लेकिन आरोप है कि मुकदमा दर्ज कराने वाला परिवार मुकदमा वापस लेने के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिस पर बात नहीं बन पा रही थी। इस बातचीत के दौरान ही जिस परिवार पर मुकदमा हुआ, उसकी पत्नी आग में लिपटी नजर आई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोसियों ने ही महिला को जिंदा जला दिया। पीड़ित महिला रिटायर्ड फौजी की पत्नी थी।
यूपी के हमीरपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां मकान मालिक भागीरथ प्रजापति ने किराया ना दे पाने और मकान खाली ना करने की वजह से विधवा शोभा देवी के साथ मारपीट की और उसे पेड़ में बांध दिया। महिला दूध बेचकर अपना पेट भरती थी। भैंस को भी खोलकर भगा दिया गया और कमरे में रखा सामान बाहर फेंक दिया। इसमें प्रजापति का बेटा और घर की महिलाएं शामिल थीं। 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। शोभा देवी ने 4 नामजद महिलाओं और 3 से 4 अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी। शोभा देवी के पति की मौत काफी पहले हो चुकी है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पहुंचकर महिला को छुड़ाया। अब उसकी भैंस की भी तलाश की जा रही है। कुछ परिवार के बीच में किराएदारी और कब्जेदारी का विवाद था, जिसके क्रम में एक महिला थी शोभा देवी, ये कुराड़ा की रहने वाली है, एक किराएदार थी और इनके साथ मोहल्ले की ही कुछ महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने से लाया गया है। पूछताछ चल रही है। इसमें जो भी विवेचना में आवश्यक तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। और अब वक्त है क्राइम शो रैप का। मुंबई के मलारपुर से रविवार को इस कार में बैठे शख्स को अगवा कर लिया गया था। 45 साल के अगवा किए गए शख्स राकेश पांडे को पुलिस ने नासिक के गोटा से खोज निकाला, लेकिन आरोपियों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बताया राकेश के खिलाफ मुंबई के कई थानों में ठगी के मामले दर्ज हैं। पुलिस राकेश से पूछताछ कर रही है, लेकिन वो आरोपियों के बारे में ठीक से कुछ नहीं बता पा रहा। सीबीआई के वकील सुनील कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके साथ सीबीआई मुख्यालय में हाथापाई हुई थी। हाथापाई का आरोप सीबीआई के डीआईजी राघवेंद्र वत्स पर लगाया गया। वकील सुनील वर्मा ने कहा कि डीआईजी वत्स अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार केस में आरोप तय न होने से नाराज थे। राजेंद्र कुमार के खिलाफ 12 करोड़ के घोटाले का केस चल रहा है। ये सारी बात जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने इसे गंभीर मामला माना और समन जारी करते हुए 19 अक्टूबर को डीआईजी वत्स को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा। पिछले दिनों करौली राजस्थान में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला देने का मामला सामने आया था। बताया गया कि हत्या मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के लिए की गई, जिस पर आरोपियों की काफी पहले से नजर थी। इस मामले की जांच राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। सीबीसीआईडी की टीम मामले की जांच के लिए बुकना गांव पहुंच गई है और इस मामले की जांच शुरू हो गई है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में प्रॉपर्टी के झगड़े में 3 भाइयों में जमकर मारपीट हुई। हंगामे के दौरान तीनों भाइयों ने सड़क पर रखे मिट्टी के बर्तनों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लिया है। तो आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।